बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर 17 के अंदर हम पाइनस को डिस्कस करने जा रहे हैं और पाइनस जो है वो जिम्नोस्पर्म की ही एग्जांपल्स में आता है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं कि किंगडम प्लांटी है, डेवियन पाइनोफाइटा है, क्लास पाइनोप्सीडा है, ऑर्डर पाइनेलिस, फैमिली पाइनेसी और जीनस पाइनस। अक्रंस के हवाले से डिस्कशन करते हैं तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ये, मतलब पूरी दुनिया के अंदर पाया जाता है और टेम्परेट जोन्स के अंदर होता है, ऐसे इलाकों के अंदर जहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मोतदिल होता है, ना इतना ज़्यादा ठंडा होता है ना इतना ज़्यादा गर्म होता है, मतलब कि दोनों जो सीजन्स हैं वो तकरीबन वहाँ पर मौजूद होते हैं। 4 स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। पाइनस वेलिचियाना, पाइनस हेल्पेंसिस, रॉसबर्गी और गिरल्डियाना। गिरल्डियाना जो है मतलब पाइनस गिरल्डियाना, इसके जो सीड्स होते हैं उनको हम चिलगोज़ा कहते हैं और वो हम ड्राई फ्रूट्स के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जनरल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एवरग्रीन टाल ट्रीज़ हैं। एवरग्रीन ट्रीज़ उनको बोला जाता है कि जिन पूरे साल उनके ऊपर जो पत्ते हैं वो मौजूद रहते हैं, मतलब कोई उनके ऊपर ऐसा स्टेट, ऐसी कंडीशन नहीं आती दूसरे ट्रीज़ की तरह के जब उनके सारे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। तो उनको हम एवरग्रीन कहते हैं। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है और इनकी अंदर जो है वो स्टेम, लीव्स और रूट्स जो है वो मौजूद होते हैं। अब हमारी डिस्कशन का पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले हमने उसका जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, फिर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे जिसको हम एनाटमी भी कहते हैं। स्टेम को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ये अनब्रांच्ड है, ठीक है, लेकिन ब्रांचेस होंगी कहाँ पर? सिर्फ एपिकल रीजन के ऊपर। और वो जो एपिकल रीजन के ऊपर ब्रांचेस होती हैं वो एक कैनोपी, एक छाँव सी बनाते हैं, ठीक है, एक एम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इसकी जो पूरी स्टेम है वो स्केली बार्क मतलब छाल के साथ कवर होती है। दो तरह की ब्रांचेज हैं इनके अंदर, ठीक है, डाइमॉर्फिक हैं। एक ही ब्रांचेज ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, मतलब कि इनका जो साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। एक ब्रांचेज ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, मतलब कि ऐसी ब्रांचेज और इवन के इतनी छोटी होती हैं कि 1 to 2 सेंटीमीटर लॉन्ग होती हैं ये, जिसकी वजह से इनको हम ड्वार्फ शूट्स भी कहते हैं, ठीक है। ड्वार्फ वैसे मतलब कि ऐसे पर्सन को कहते हैं जिसका कद छोटा हो, ठीक है। तो उसकी वजह से इनको हम ड्वार्फ शूट्स भी कहते हैं, मतलब कि बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं ये। और ये कहाँ से निकल रही होती हैं? ये स्केल लीव्स की बेस से निकल रही होती हैं, मतलब कि अभी हम सारा स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर हमें बातें सारी डिस्कशन हम करते हैं। तो सबसे पहले हम इसी डायग्राम की तरफ आ जाते हैं। ये एक जनरल ट्री का स्ट्रक्चर मैंने बनाया यहाँ पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि मेन जो ब्रांच है वो जो मेन ट्रंक है वो अनब्रांच्ड है, लेकिन जो सारी ब्रांचेज हैं वो एपिकल रीजन के ऊपर है। और जो एपिकल रीजन है वो एक कैनोपी बना रही होती है, मतलब कि इस पूरा ट्री जो है वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो है वो शो करता है, ठीक है, वो कैनोपी बनती है। उसके अलावा इसकी पूरी स्टेम के ऊपर और जो बाकी की जो ब्रांचेज हैं, मतलब दो तरह की ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है और एक ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है। उनके ऊपर जो है वो स्केली लीव्स होते हैं, ब्राउन स्केली लीव्स होते हैं, ठीक है, जो कि आप साथ में देख सकते हैं कि एक सेंटर के अंदर मैंने ब्रांच ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ बनाई है और उसके ऊपर आप देख सकते हैं ये ब्लैक कलर की छोटी छोटी ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ है, जिनको हम डॉफ शूट भी कहते हैं। और इन ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के ऊपर लीव्स मौजूद होते हैं। कौन से लीव्स? फोलिएज लीव्स होते हैं, ठीक है। और यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस ट्री के ऊपर जब वो दो तरह के लीव्स होते हैं, एक स्केली लीव्स होते हैं ब्राउन कलर के, ठीक है, और एक फोलिएज लीव्स होते हैं। और जो फोलिएज लीव्स होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो नीडल लाइक होती है, ठीक है। और एक ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को अगर हम उसके फोलिएज लीफ के साथ स्टडी करेंगे तो उसको हम स्पर कहते हैं, जो कि ऊपर आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि मैंने ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को अलग किया हुआ और उसके ऊपर दो जो हैं वो नीडल लाइक लीव्स लगे हुए हैं, फोलिएज लीव्स, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्पर कहते हैं। एक बात और नोट करें कि इसके अंदर जो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट कंडीशंस होंगी, मतलब कि अभी जो आपको स्पर की कंडीशन दिखाई दे रही है ये बाई फोलिएज है कि इसके अंदर दो मतलब के फोलिएज लीव्स हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होंगी जिनके ऊपर ये तीन होते हैं, कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होंगी जिसके ऊपर चार होते हैं और पांच होते हैं, ठीक है। तो ये 2 to 5 फोलिएज हो सकते हैं। अभी डायग्राम के अंदर सीखने के लिए हमने जस्ट इसके ऊपर जो है वो दो लीव्स ही शो किए। तो दोबारा से एक दफ़ा बता देता हूँ कि जी जो मेन ट्रंक है वो अनब्रांच्ड है, उसके ऊपर जो है वो ब्रांचेस सिर्फ एपिकल रीजन के ऊपर है जो कि कैनोपी बनाते हैं। और ब्रांचेस दो तरह की हैं, एक अनलिमिटेड ग्रोथ वाली, एक लिमिटेड ग्रोथ वाली। अनलिमिटेड ग्रोथ के ऊपर सिर्फ ब्राउन्स के लीव्स होंगे और जो कि लिमिटेड ग्रोथ है उसके ऊपर जो है आपको फोलिएज लीव्स मिलेंगे जो कि नीडल लाइक होते हैं। और ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को आप ड्वार्फ शूट्स का भी नाम देते हैं।
इसी डायग्राम के ऊपर जो है वो हम रूट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि इसमें टैप रूट जो है वो निकलती है, और उस टैप रूट के ऊपर स्टार्ट के ऊपर तो रूट हेयर्स होते हैं, लेकिन बाद में वो जो रूट हेयर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और उस टैप रूट से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कितनी लेटरल रूट्स जो हैं वो निकल रही हैं, जो कि इसको सॉइल के अंदर एंकर करने में, वाटर की एब्जॉर्प्शन के अंदर में, सब चीज़ों के अंदर क्या करते हैं, हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये जो डायग्राम्स हमने दो देखी हैं, इसके अंदर हमने स्टेम, रूट्स और जो लीव्स हैं उनके हवाले से जो है वो डिस्कशन की है। रूट के हवाले से एक और बात यहाँ पर भी मेंशन है, और आपको मालूम होनी चाहिए कि जो पाइनस के ट्रीज़ होते हैं इनकी रूट्स के अंदर फंगस जो है वो रह रही होती है। और फंगस क्यों रह रही होती है? क्योंकि ये यहाँ पर रहकर म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप शो करते हैं। मतलब फंगस जो है वो प्लांट को ग्रोथ के अंदर हेल्प करता है, डिकम्पोजिशन करके, उसको मिनरल्स प्रोवाइड करके, और प्लांट बदले में जो है वो फंगस को फोटोसिंथेसिस से बनी हुई शुगर्स जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से फंगस का भी फ़ायदा हो जाता है और प्लांट्स का भी फ़ायदा हो जाता है। तो इसको आप जो है वो माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं। ये आपने एफएससी के अंदर ये पढ़ा हुआ है। तो अगेन हमने लीफ को डिस्कस कर लिया और हमने रूट्स को डिस्कस कर लिया, और ये हमारा जो जर्नल स्ट्रक्चर था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ जा रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि हम एनाटमी स्टडी करने लगे। तो सबसे पहले हमने स्टेम एनाटमी को जो है वो डिस्कस करना, और स्टेम एनाटमी के लिए हम ये वाली डायग्राम जो है वो ऑब्ज़र्व करने लगे। अब देख सकते हैं कि इसके अंदर लेयर्स हैं, और वो सिंपल लेयर्स हैं, और इनमें से वही लेयर्स बार बार रिपीट होंगी जो हम साइकस के अंदर सीख कर आए हैं। कि इसका जो आउटर लाइन है वो एपिडर्मस है। एपिडर्मस के नीचे जो है वो हाइपोडर्मस मौजूद होता है। हाइपोडर्मस के नीचे जो है वो आपको कॉर्टेक्स जो है वो नज़र आ रहा है, और कॉर्टेक्स के अंदर छोटी छोटी रेजन कैनाल्स मौजूद होती हैं, और इन रेजन कैनाल्स के इर्द गिर्द कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो रेजन मतलब ये केमिकल प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद रेजन कनाल के नीचे जो आपको चीज़ मेंशन की गई है वो है दी वेस्कुलर कैम्बियम, और इस ये वेस्कुलर कैम्बियम दरमियान में मौजूद होती है। किसके दरमियान में मौजूद होती है? वेस्कुलर टिश्यूज़ के दरमियान में होती है। मतलब कि इसके इसके इन साइड पे जो मैंने ब्लैक लाइंस वाला स्ट्रक्चर शो किया वो जाइलम है, और जो बाहर में वाइट मतलब कि कलर उसमें नहीं किया हुआ वो फ्लोएम है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू जो जाइलम और फ्लोएम है उसके दरमियान में क्या मौजूद होती है? वेस्कुलर कैम्बियम मौजूद होती है। और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो पिथ मौजूद होगी, जो कि पैरेनकाइमा सेल्स से बनी हुई होती है। वेस्कुलर कैम्बियम के हवाले से याद रखिएगा ये कंजॉइंट है, कोलेट्रल है और ओपन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी पाइनस के हवाले से, कि इनका जो वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं वो कंजॉइंट होते हैं। कंजॉइंट का क्या मतलब है? कि ये जो जाइलम और फ्लोएम है ये एक ही सर्कल के अंदर मौजूद होते हैं। आप देख सकते हैं कि एक सर्कल के अंदर है, तो इसको हमने कह दिया कंजॉइंट। ये कोलेट्रल है। कोलेट्रल से मुराद ये है कि जाइलम और फ्लोएम आपस में साथ साथ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर जाइलम अपने फ्लोएम के साथ साथ मौजूद है। तो कंजॉइंट भी हो गया और कोलेट्रल भी हो गया। ओपन क्या होता है? ओपन उस अरेंजमेंट को कहते हैं जिसमें सेंटर के अंदर जो है वो वेस्कुलर कैम्बियम हो, जाइलम और फ्लोएम के, उसको आप ओपन कहते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर स्टेम एनाटमी भी सीख ली है। अगेन इसको एक दफ़ा मैं दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ कि एपिडर्मस है, हाइपोडर्मस, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर रेजन कैनाल्स, उसके फिर अंदर जो है वो जाइलम और फ्लोएम है, जाइलम फ्लोएम के दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम है, और बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो पिथ मौजूद होती है। तो ये हमने स्टेम एनाटमी के हवाले से सीखा है। यहाँ पर देख लेते हैं जी, स्टेम एनाटमी के हवाले से ये सारी डिस्कशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पर डायग्राम के अंदर सीख ली हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो पेरिसाइकल और एंडोडर्मस वाली लेयर्स भी जो है वो मौजूद होती हैं। ये हमें पता है कि ये पेरिसाइकल ऐसी लेयर होती है जो वेस्कुलर बंडल के बाहर होती है, और उससे बाहर जो है वो एक एंडोडर्मस भी मौजूद होती है। ठीक है, अब बार्क क्या चीज़ है? ये बिल्कुल लास्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि जैसे जैसे ये प्लांट पुराना होता जाता है, पुराने से मुराद ये है कि मैच्योर होता जाता है, इसकी एज होती जाती है, तो कॉर्टेक्स के जो कुछ लेयर्स हैं, जो कुछ टिश्यूज़ हैं, वो बाहर की तरफ जो है ना वो सख्त किस्म की छाल बनाना शुरू कर देते हैं, और उसको आप जो है वो बार्क कहते हैं। ठीक है, और वो जो लेयर है जो बार्क बना रही होती है उसको आप फेलोजन कहते हैं। तो एक्चुअल में ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। ये फेलोजन एक्चुअल में कॉर्टेक्स की ही लेयर्स होती हैं जो वक्त के साथ साथ कॉर्टेक्स से कन्वर्ट हो जाती हैं किस में? फेलोजन के अंदर। और वो जो फेलोजन है वो बाद में क्या बनाना शुरू कर देती हैं? बार्क जो है वो बनाना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमने स्टेम एनाटमी के हवाले से पढ़ा। स्टेम एनाटमी के हवाले से जो है बाद में हम रूट का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट।
तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 पॉइंट हैं, तो इसको भी हम डायग्राम से जो है वो स्टडी कर लेते हैं, बाद में इसकी डिटेल की तरफ आते हैं। ये देखें जी, सिंपल सी डायग्राम है, सिंपल सी डायग्राम है, तो इसको हम देख लेते हैं कि सेंटर से शुरू करते हैं जी। बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो पिथ मौजूद होती है, ठीक है। नीचे से लेबलिंग शुरू करेंगे हम कि बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है वो क्या चीज़ मौजूद है, पिथ मौजूद है। उस पिथ के इर्द गिर्द जो है वो जाइलम और फ्लोएम मौजूद होते हैं। यहाँ पर आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे कि यहाँ पर जो जाइलम है वो वाई शेप्ड है, उनके 2 हिस्से बने हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं डाई आर्च। अगर 3 होंगे तो ट्राई आर्च, 4 होंगे तो टेट्रा आर्च, 5 होंगे तो पेंटा आर्च। अभी ये डाई आर्च है, देखें आप 2 स्ट्रक्चर हैं और ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं। जो बाहर वाला हिस्सा होता है, मतलब कि यहाँ पर अगर मैं इसको और जूम करूँ तो ये जो वाई के जो मतलब कि टिप्स हैं, यहाँ पर प्रोटोजाइलम होते हैं, छोटे छोटे जाइलम होते हैं, और सेंटर की तरफ ये बड़े होते जाते हैं। मतलब कि जो सेंटर के अंदर जाइलम होगा वो मेटाजाइलम है। लेबलिंग सारी मैंने की हुई है यहाँ पर, ठीक है। और इन जाइलम्स के दरमियान में आपको ये जो गोल गोल सर्कल दिखाई दे रहे हैं, ये फ्लोएम मौजूद है। दोबारा से बता रहा हूँ, सेंटर के अंदर पिथ, वाई शेप, जाइलम, जाइलम की जो वाई की टिप्स हैं वो प्रोटोजाइलम, और वाई की जो नीचे वाला स्टिक है उसको आप मेटाजाइलम कहते हैं। और इन जाइलम्स के दरमियान में आपको जो है वो जो ये राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दिए हैं, ये फ्लोएम है। इसके बाहर पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाहर एंडोडर्मस, एंडोडर्मस के बाहर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मस होती है, जो कि रूट के अंदर हम उसको एपिब्लीमा कहते हैं। और शुरू शुरू में इसी एपिडर्मस से, एपिब्लीमा से रूट हेयर्स निकलते हैं, जो कि आफ्टर मैच्योरिटी, जैसे जैसे ये ट्री बड़ा होता है, इसकी रूट हेयर्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने ये रूट एनाटमी के हवाले से भी डिस्कशन की है, जो कि डायग्राम के अंदर हमने डिस्कस किया। तो इसकी जो डिटेल है वो यहाँ पर लिखी हुई है, वही बातें हैं जो हम पढ़ के आ चुके हैं कि जो यंग रूट होती है वो डाई से पेंटा आर्च हो सकती है, जाइलम बंडल जो है वो वाई शेप के अंदर होते हैं, ठीक है। और बाकी वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी है। और रूट्स के हवाले से मैं बता चुका हूँ कि इनकी रूट्स के अंदर जो है वो फंगस भी मौजूद होता है, जो कि माइकोराइजल एसोसिएशन जो है वो शो करता है। अब जी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ डिस्कस करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को बेहतरीन तरीके से हम डिस्कस कर सकते हैं उसकी डायग्राम से। अब इसके अंदर जो लीफ हैं, जो फोलिएज लीफ हैं, वो किस तरीके से थे, यस, नीडल लाइक थे, ठीक है। तो जब हम उनका ट्रांसफर सेक्शन देखते हैं तो वो कुछ ट्राइंगुलर सा आता है, ठीक है। अब इसकी भी स्टडी हम जो है वो इनर साइड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सेंटर के अंदर इसकी जो, थोड़ा सा मैं इसको कम कर लेता हूँ ताकि सारी जो लेबलिंग है वो हम अच्छे तरीके से पढ़ सकें। देखें जी, इसके सेंटर के अंदर जो है वो पिथ मौजूद होती है, और इस पिथ के साथ साथ जो है वो जाइलम और फ्लोएम मौजूद हैं। यहाँ पर जो सेंटर के अंदर आपको वाइट कलर के सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं वो मैंने जाइलम बनाए हैं, और जो ब्लैक कलर के सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो मैंने फ्लोएम बनाए हैं। जाइलम और फ्लोएम के बाहर पेरिसाइकिल की लेयर होती है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आ रही है, वो पेरिसाइकिल के सेल्स जो फ्लोएम के साथ होंगे वो एल्ब्यूमिनस सेल्स कहलाते हैं, ठीक है, ऊपर लेबल किया गया। वो पेरिसाइकिल के सेल्स जो जाइलम के साथ होंगे उनको हम ट्रैकिडल सेल्स कहते हैं। दोबारा बता रहा हूँ, सेंटर के अंदर पिथ, उसके इर्द गिर्द जाइलम और फ्लोएम। जाइलम मैंने वाइट सर्कल्स बनाए हैं, फ्लोएम मैंने डार्क सर्कल्स बनाए हैं। उसके बाद जो है वो पेरिसाइकिल की लेयर है, पेरिसाइकिल की लेयर के वो सेल्स जो फ्लोएम के साथ होंगे वो एल्ब्यूमिनस सेल्स कहलाते हैं। पेरिसाइकिल के वो सेल्स जो जाइलम के साथ हैं वो ट्रैकिडल सेल्स कहलाते हैं। उसके बाद जो पेरिसाइकिल है उसकी जो बाहर वाली लेयर है उसको आप एंडोडर्मस कहते हैं, और एंडोडर्मस के बाहर जो है वो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं। याद रखिएगा कि जो पाइनस है इनके अंदर जो मेसोफिल टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंशिएटेड नहीं होते। डिफरेंशिएटेड से मुराद ये है कि उनमें पैलिसेड और स्पॉन्जी टिश्यूज़ नहीं होते, बल्कि वो सिंपल मेसोफिल टिश्यूज़ होते हैं जो कि फैले हुए होते हैं। अब मेसोफिल टिश्यूज़ के बाद इनमें हाइपोडर्मस की लेयर्स होती हैं, और हाइपोडर्मस की जो लेयर है इसके अंदर सेक्लेरन काइमा टिश्यूज़ या सेक्लेरन काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। याद रखिएगा कि जो सेक्लेरन काइमा सेल्स हैं या जो टिश्यूज़ हैं ये काफ़ी हार्ड होते हैं, जिसकी वजह से ये जो पूरा लीफ है इसकी एक नीडल लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। उस एपिडर्मस के बाहर जो है वो, सॉरी, हाइपोडर्मस के बाहर जो है वो एपिडर्मस है।
और इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं, धंसे हुए होते हैं। डेट्स वाई इनको हम कहते हैं संकन स्टोमेटा। इसकी रीज़न क्या है कि मतलब कि ये संकन स्टोमेटा क्यों होते हैं? क्योंकि ये जो पाइनस हैं इन्होंने अपना वाटर सेव करना होता है। अब वाटर सेव करने के लिए इनके जो स्ट्रक्चर है उनमें स्टोमेटा अंदर की तरफ होता है ताकि कम से कम जो पानी है वो यहाँ से लॉस हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो पूरी डायग्राम है इसमें हमने लीफ एनाटमी के हवाले से पढ़ा है। अब हम इसका टेक्स्ट देख लेते हैं कि अगर इसमें कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। जी एपिडर्मस हमने डिस्कस किया, संकल स्टोमेटा के हवाले से बात की, हाइपोडर्मस के हवाले से बात की है। इसमें जो मेसोफिल सेल्स हैं और मेसोफिल सेल्स डिफरेंशिएटेड नहीं होते, इन मेसोफिल सेल्स के अंदर रेजन कैनाल्स भी मौजूद होंगी जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एंडोडर्मस है और पेरिसाइकिल है। पेरिसाइकिल के वो सेल्स जो फ्लोएम के साथ हैं उनको हम एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्पेलिंग आप ठीक कर लीजिएगा, एल्ब्यूमिनस सेल्स कहते हैं। और जो वो सेल्स जो जाइलम के साथ होते हैं उन्हें हम ट्रैकिडल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो स्पेशलाइज सेल्स हैं ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ बनाते हैं। ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ हमने साइकस के अंदर भी पढ़ा था कि ऐसे टिश्यूज़ जो कि कंडक्शन के अंदर न्यूट्रिएंट्स ट्रांसफ़र करने के अंदर हेल्प करेंगे उन्हें हम ट्रांसफ्यूजन टिश्यूज़ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने स्टेम, रूट और जो लीफ हैं उनकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है मतलब कि जो एनाटमी है उसको डिस्कस कर लिया। इनके अंदर जो पाइनस है इनके अंदर आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं मिलती, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इस तरीके से कि जो पाइनस की प्लांट बॉडी होती है ये मोनोइशियस होते हैं। मोनोइशियस से मुराद ये कि इनके एक ही प्लांट बॉडी के ऊपर मेल कोन्स भी मौजूद होंगी और फीमेल कोन्स भी मौजूद होती हैं। उन मेल कोन के अंदर जो है वो मेल सेल्स होंगे और फीमेल कोन के अंदर फीमेल सेल्स होंगे जिनको अभी हम डिटेल से पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम फीमेल कोन को डिस्कस करेंगे। इस फीमेल कोन को आप एक दफ़ा सर्च लाजमी कीजिएगा कि फ़ीमेल कोन ऑफ पाइनस, ताकि आपको एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसका पता चल सके। यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे हम। अब जब हम फीमेल कोन को देखते हैं तो इसमें एक सेंट्रल एक्सिस होता है जो कि यहाँ पर ड्रा किया गया, और उस सेंट्रल एक्सिस के साथ दो तरह के स्केल्स लगे होते हैं, एक बारीक होता है और एक थिक होता है। जो बारीक स्केल होता है या जो बारीक लीफ होता है उसको आप ब्रेक्ट लीफ कहते हैं। आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ब्लैक कलर के ब्रेक्ट लीव्स जो हैं वो मैंने बनाए, और उन ब्रेक्ट लीव्स के साथ जो हैं वो बड़े बड़े वाले टिश्यूज़ होते हैं या बड़े वाले लीव्स मुझे कहना चाहिए वो मौजूद होते हैं, जिनको हम ओव्यूलोफेरस लीफ कहते हैं या इनको हम मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। ओव्यूलिफेरस लीफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऐसा लीफ है, ऐसा मेगास्पोरोफिल है जिसके ऊपर ओव्यूल लगे होंगे। और साइकस के अंदर हमने डेफिनेशन की थी कि ओव्यूल जो है वो एक्चुअल में इंटेगुमेंटेड इंडिहिसेंट मेगास्पोरेंजियम होता है। तो यहाँ पर मैं दोबारा से एक दफ़ा बता रहा हूँ कि जो फीमेल कोन है इसके अंदर एक सेंट्रल एक्सिस है, उसके ऊपर दो तरह के लीव्स होते हैं, एक छोटे छोटे ब्रेक्ट लीव्स होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं बिल्कुल छोटे से, और उनके साथ जो है वो वुडी जो है वो बड़े वाले लीव्स होते हैं जिनको आप मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं या ओव्यूलिफेरस लीफ भी कह सकते हैं। और उन ओव्यूलिफेरस लीव्स के ऊपर जो है वो दो दो ओव्यूल्स जो हैं वो लगे होते हैं। यहाँ पर एक ही शो किया गया है क्योंकि हम ये कट करके दिखा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि एक तरह से ये लेटरल सेक्शन हमने कट किया हुआ है फीमेल कोन का, जिसके अंदर हम आधी चीज़ें जो है वो देख रहे हैं। एक और बात यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो इसके वुडी ओव्यूलिफेरस लीफ होंगे या जो मेगास्पोरोफिल होते हैं उनकी टिप के ऊपर उभार होता है, और उस उभार को हम अम्बो कहते हैं। ठीक है, UMBO अम्बो कहते हैं उसको। अब जी इसको थोड़ा सा और डिटेल के साथ देखते हैं कि इसमें ये पूरा स्ट्रक्चर आप एक दफ़ा ज़रा ज़हन नशीन कर लें कि इसमें दो तरह के लीव्स हैं, ब्रेक्ट लीफ हैं और साथ में ओव्यूलिफेरस लीफ हैं, और ओव्यूलिफेरस लीव्स के ऊपर जो मेगास्पोरेंजियम है या जो ओव्यूल हैं वो अटैच है। अब यहाँ पर हम देखने लगे हैं इनमें से दो जो हैं वो हम स्ट्रक्चर्स जो है वो देखने लगे हैं इसी कोन के ऊपर। अगेन आप देख सकते हैं सेंट्रल एक्सिस है, ब्लैक कलर के ब्रेक्ट लीफ लगे हुए हैं और साथ में वुडी ओव्यूलिफेरस लीफ जो है वो मौजूद है या जिसको आप मेगास्पोरोफिल भी कह सकते हैं। और इसके अंदर जी ओव्यूल भी आपको नज़र आ रहा है, और उस ओव्यूल के बाहर एक इंटेगुमेंट है। उस ओव्यूल के अंदर एंटर होने का जो रास्ता है उसको आप माइक्रोपाइल कहते हैं,
और ये जो माइक्रोपाइल है ये हमेशा सेंट्रल एक्सिस की तरफ ही होती है। मतलब जब वो मेल पोलन आएगा तो वो इसी रास्ते से आता हुआ हवा की मदद से इस माइक्रोपाइल के अंदर एंटर होगा और फिर बाद में जो है वो ओव्यूल में एंटर हो सकता है। लेकिन इस ओव्यूल के अंदर अब फीमेल गमीटोफाइट बनना है, वो कैसे बनेगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को सीखने लगे। तो यहाँ से हमने एक ओव्यूल को उठाकर बाहर रख लिया यहाँ पर, इस तरीके से देखें यहाँ पर देखें ये माइक्रोपाइल है जो कि सेंट्रल एक्सिस की तरफ था ओपनिंग, ठीक है। और ये जो ओव्यूल है इसके अंदर सारे न्यूसेलर टिश्यूज़ भरे हुए हैं। अब इन न्यूसेलर टिश्यू में से कोई एक सेल जो है वो इनिशिएट होता है और अपीयर हो जाता है एज ए मेगास्पोर मदर सेल, जिसको मैंने ब्लैक कर दिया। कोई भी सेल हो सकता है यहाँ से। अब जब ये मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है तो हम जानते हैं कि इससे 4 मेगास्पोर्स बन जाएंगे, लेकिन इसके अंदर इतनी स्पेस नहीं है कि ये चारों के 4 मेगास्पोर यहाँ पर स्टे कर सकें। तो इनमें से 3 डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक मेगास्पोर जो है वो बच जाता है। याद रखिएगा ये मेगास्पोर आगे चल के फीमेल गमीटोफाइट बनाएगा। अब वही बात हम यहाँ पर देखने लगे हैं कि इस मेगास्पोर के अंदर बहुत सी डिवीजन होती है और इसका साइज़ बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पर डायग्राम के अंदर तो नहीं शो किया गया इसका साइज़ बढ़ गया है, लेकिन जैसे जैसे डिवीजन होती है इसका साइज़ बहुत बढ़ जाता है और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसे हम प्रोथेलियल सेल्स कहते हैं। और इस पूरे स्ट्रक्चर को अब हम फीमेल प्रोथैलस या फीमेल गमीटोफाइट भी कह सकते हैं। लेकिन अभी बात यहाँ पर मुकम्मल नहीं हुई। नेक्स्ट डायग्राम के अंदर हम देखेंगे कि ये जो फीमेल प्रोथैलस है या जो फीमेल गमीटोफाइट है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें या चेंजेस आती हैं। अब देखें जी, ये जो फीमेल प्रोथैलस है इसमें भी कोई 3 सेल्स, मतलब ये जो इसके अंदर प्रोथेलियल सेल्स हैं, कोई से भी 3 सेल्स जो हैं वो एकदम से इनिशिएट होते हैं और वो आर्चिगोनिया के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब आर्चिगोनिया के अंदर कैसे कन्वर्ट होंगे? आर्चिगोनिया के अंदर एक छोटी सी नेक बनती है और साथ में एक बड़ा सा इसकी बैली बनती है जिसको आप वेंटर भी कहते हैं, और उस वेंटर के अंदर जो है वो एग मौजूद होता है। तो इस तरीके से इस फीमेल प्रोथैलस के अंदर जो है वो 3 आर्चिगोनियम जो है वो बन जाते हैं, जिनकी छोटी छोटी नेक होती हैं और लार्ज वेंटर होते हैं, बैली होती है जिनके अंदर एग जो है वो मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम इसको कह देते हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोल देते हैं जिसके अंदर आर्चिगोनिया है कि ये फीमेल गमीटोफाइट है। अब हम पूरी स्ट्रक्चर को एक साथ देखने लगे हैं जी। यहाँ पर देखिए ये एक ओव्यूल है जिसके अंदर पूरी डेवलपमेंट हो चुकी है, एक मैच्योर ओव्यूल है। माइक्रोपाइल हमें पता चल गया कि ओपनिंग को कहते हैं और ये सेंट्रल एक्सिस की तरफ होती है। उसके बाद आपको ये बाहर की तरफ जो है वो इसमें इंटेगुमेंट दिखाई दे रही है। सॉरी, यहाँ पर इसको दोबारा हम देख रहे हैं जी। इस तरीके से आपको बाहर की तरफ जो है वो पूरी इंटेगुमेंट दिखाई दे रही है, जो कि हम पिछली डायग्राम के अंदर भी पढ़ के आए हैं। इंटेगुमेंट के अंदर बहुत से न्यूसेलर टिश्यू हैं, लेकिन याद रहे कि इसमें से एक जो न्यूसेलर सेल था वो डिवाइड करना शुरू हो गया था और उससे मेगास्पोर बना था, मेगास्पोर मदर सेल बना था और उसमें से एक मेगास्पोर रह गया था। और वो जो एक मेगास्पोर है वो अब चल के आगे डिवाइड करके फीमेल गमीटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर के अंदर एक आपको ब्लैक कलर का सर्कल दिखाई दे रहा है और वो एक्चुअल में फीमेल गमीटोफाइट है, वो फीमेल प्रोथैलस है। और उस फीमेल प्रोथैलस के अंदर जो हमने 3 आर्चिगोनियम बनाए हैं वो भी यहाँ पर शो किए गए हैं। तो इस तरीके से जो पूरी डायग्राम है इसके अंदर हमने मैच्योर ओव्यूल को देखा है कि जिसके अंदर जो है वो फीमेल गमीटोफाइट जो है वो पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने ये सारी फीमेल कोन के हवाले से डिस्कशन की है। अब हम मेल पाइनस कोन को देखने लगे हैं कि जो कि कंपैरेटिवली समझने में आसान है फीमेल कोन से। इसका भी एक सेंट्रल एक्सिस है और इसके साथ भी जो है वो लीव्स लगे हैं। याद रहे फीमेल कोन के अंदर 2 तरह के लीव्स थे, एक ब्रेक्ट लीव्स थे और एक ओव्यूलिफेरस लीव्स थे। इनके अंदर एक ही तरह के लीफ होते हैं जिनको हम माइक्रोस्पोरोफिल कह सकते हैं, और उन माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होते हैं और उन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। लेकिन ये जो मेल पाइनस कोन के ऊपर माइक्रोस्पोरेंजियम है ये बनते किस तरीके से हैं वो देखने लगे। और अगर आपने साइकस को अच्छे तरीके से तैयार किया है तो इसका भी प्रोसेस उससे मिलता जुलता ही है, मतलब कि तकरीबन सेम ही है। कि जो माइक्रोस्पोरोफिल है उसकी जो हाइपोडर्मल सेल होगा वो एकदम से चेंज हो जाएगा इनटू माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल सेल। इसके अंदर डिवीजन होगी और एक आउटर सेल बन जाएगा और एक इनर सेल बनेगा। जो आउटर सेल है
वो वाल इनिशियल सेल है, जिसका नाम शो कर रहा है कि इसने बाहर वाली वाल जो है वो आउटर वाल बनानी है। जो कि नीचे वाला सेल है वो आर्चिस्पोरियल इनिशियल सेल्स है, जो कि इसका नाम बता रहा है कि इसने बाद में जो है वो आर्चिस्पोरियम या जो इसके अंदर जो स्पोर्स हैं उनके अंदर इसका कोई ना कोई रोल आएगा। तो मैंने कट शॉर्ट करते हुए इसका पूरा स्ट्रक्चर बना दिया है कि जो इनिशियल वाल है उससे जो है वो बाहर वाली जो वाल बन जाती है, और जो आर्चिस्पोरियल सेल इनिशियल सेल्स है वो डिवाइड करते करते अंदर बहुत से आर्चिस्पोरियम बना देते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको समझा दूं कि जो आर्चिस्पोरियम बनते हैं, जो आउटर वाले आर्चिस्पोरियम हैं, जो पेरिफेरल वाले आर्चिस्पोरियम हैं, जिस तरह हम साइकस के अंदर पढ़ के आए थे कि वो टेप्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, और बाकी के जो आर्चिस्पोरियल सेल्स बच जाते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमने इस स्ट्रक्चर में से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल बाहर निकाल लिया, और अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर मियोसिस का प्रोसेस होता है। और जैसे ही मियोसिस का प्रोसेस होता है तो इससे माइक्रोस्पोर्स बन जाते हैं, मतलब कि 1 से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। जब हम एक माइक्रोस्पोर को गौर से देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इसके अंदर 2 लेयर्स हैं। आउटर वाली एक्साइन है, इनर वाली इंटाइन है। और पाइनस के जो माइक्रोस्पोर्स हैं उनकी ख़ास बात यह होती है कि इनके जो बाहर वाली लेयर एक्साइन होती हैं वो इनके 2 विंग्स भी बनाती हैं, जो कि इनको डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। मतलब ये बालून लाइक होते हैं, हल्के होते हैं। जैसे ही हवा चलती है तो इन विंग्स की वजह से ये जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, और दूर तक कहाँ जाएंगे, किसी भी फीमेल कोन के अंदर एंटर होने की कोशिश करेंगे और वहाँ पर फीमेल गमीटोफाइट के साथ फ्यूज़ होने की कोशिश करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं कि ये किस तरीके से जर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन अभी यहाँ पर देखी है कि माइक्रोस्पोर किस तरीके से बनता है। अब यहाँ पर जी पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन देखने लगे हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो बात समझ में आती जाएगी। ये हमें पोलन ग्रेन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इस पोलन ग्रेन के अंदर डिवीजन होती है, एक स्मॉलर सेल बन जाता है और एक लार्जर सेल बन जाता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर दिखा रहे हैं कि स्मॉलर सेल के अंदर एक और डिवीजन होती है, तो उससे 2 प्रोथीलियल सेल्स बन जाते हैं, जिसको आप फर्स्ट प्रोथीलियल सेल और सेकंड प्रोथीलियल सेल भी कह सकते हैं। जैसे ही प्रोथीलियल सेल बन जाता है तो आप लार्ज सेल को अब एंथ्रीडियल सेल कह सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसी एंथ्रीडियल सेल ने बाद में डिवाइड होना है और उससे एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब सेल बन जाना है। तो ये जो आपको कॉर्नर के ऊपर डायग्राम दिखाई दे रही है आपके, इसके अंदर 2 प्रोथीलियल सेल्स हैं, एक जनरेटिव सेल है और एक ट्यूब सेल है। ये जो ट्यूब सेल है इसका फंक्शन ये होता है कि जैसे ही ये पोलन ग्रेन जो है वो जाकर गिरेगा किसी भी फीमेल कोन के अंदर, तो वहाँ पर जाकर इसने ये ट्यूब बनानी होती है। अब जो ये नीचे वाली 2 डायग्राम्स है इसके अंदर मैं विंग बनाना भूल गया हूँ, तो आपने इसके साथ विंग्स भी बनाने हैं, क्योंकि ये विंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक तरह से इनको डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो आगे चलता जा रहा है और उससे एक ट्यूब जो है वो बनती जा रही है। लेकिन साथ में जनरेटिव सेल के हवाले से भी आप गौर कीजिए कि जनरेटिव सेल यहाँ पर डिवाइड करके उसने 2 सेल्स बना दिए, एक स्टार्क सेल और दूसरा बॉडी सेल। स्टार्क सेल तो वहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो बॉडी सेल है वो डिवाइड करके 2 गैमीट्स बना देता है। तो इस तरीके से जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे मूव करता जाएगा और इसके पीछे पीछे 2 गैमीट्स जो हैं वो आते जाएंगे। याद रखिएगा कि इनमें से सिर्फ एक ही गैमीट जाकर मिल सकता है एग के साथ, दूसरा गैमीट जो है वो डीजनरेट हो जाता है। तो जैसे ही ये जो गैमीट है ये मिलेगा उसके साथ एग के साथ, जो कि हम सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर देख कर आए हैं, ये देखें कि यहाँ पर माइक्रोपाइल से एंटर होगा और इस न्यूसेलस को तोड़ती हुई ट्यूब जाएगी और किसी भी एक आर्चिगोनियम के अंदर जाकर फ्यूज़ कर जाएगी। और जैसे ही आर्चिगोनियम के अंदर जाकर फ्यूज़ करेगी तो वहाँ पर जो है वो एक एग सेल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, और सॉरी एग सेल के साथ फ्यूज़ करेगा और वहाँ पर एक जाइगोट बन जाएगा। अब उस जाइगोट के अंदर क्या होगा वो हम यहाँ पर देखने लगे। जी देखें, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो देखने लगे। बिल्कुल सिंपल टॉपिक, छोटा सा है कि एक जाइगोट है उसके अंदर 3 डिवीजन होती है और उस 3 डिवीजन की वजह से इसमें 8 सेल बन जाते हैं। एक 4 जो सेल्स होते हैं वो टॉप वाले हैं, 4 सेल्स जो हैं वो नीचे वाले हैं। जो नीचे वाले 4 सेल्स होते हैं उनको हम प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं। जो ऊपर वाले 4 सेल्स होते हैं वो कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते, मतलब उनके अंदर कंप्लीट वॉल नहीं बनती, डेट्स वाई उनको मैंने मुकम्मल सेल शो नहीं किया। ये जो प्रो एम्ब्रियोनल सेल्स होते हैं, 4 सेल्स होते हैं, ये आगे फर्दर डिवाइड करके 3 तरह के सेल्स बनाते हैं। बिल्कुल सिंपल है कि जो टॉप वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम रोजेट सेल्स कहते हैं। इनका एज सच कोई डेवलपमेंट के अंदर रोल नहीं है, ये सिर्फ अटैचमेंट में हेल्प करते हैं।
उससे जो दूसरे वाले सेल्स होते हैं उन्हें हम सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। ये सस्पेंसर सेल्स जो हैं वो नीचे वाले जो सेल्स हैं एम्ब्रियोनल सेल्स, ये सस्पेंसर सेल्स लंबे होते जाएंगे, साइज़ में बड़े होते जाएंगे और इन एम्ब्रियोनल सेल्स को आगे पुश करते जाएंगे। लेकिन बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, 4 एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, ये चारों के चार जो हैं वो अलग अलग हो जाते हैं और डिफरेंट एम्ब्रियो जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि बाद में कॉटिलेडन के अंदर कन्वर्ट होंगे। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इसके हवाले से याद रखिएगा, या वाइवा क्वेश्चन आपने याद रखना है कि जो पाइनस है इसके अंदर 10 कॉटिलेडन्स बनते हैं। ठीक है, तो ये पॉली कॉटिलेडन्स कंडीशन जो है वो शो करता है। और जैसे ये एम्ब्रियो अलग अलग होंगे तो ये अपने भी एक छोटे छोटे सस्पेंसर जो फिलामेंट्स हैं वो बनाना शुरू कर देंगे, जिसको यहाँ पर मैंने सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स कहे हैं। एक तो पहले वाले मौजूद हैं, लेकिन जब ये अलग हुए हैं तो इनके साथ अपने भी सस्पेंसर जो सेल्स हैं जो कि इनको फर्दर पुश करने में हेल्प करेंगे वो बनना शुरू हो गए, तो इसको आप सेकेंडरी सस्पेंसर सेल्स कहते हैं। तो इस तरीके से पूरा जो है वो एक एम्ब्रियो जो है वो तैयार हो जाएगा। और जब एम्ब्रियो तैयार हो जाएगा तो लास्ट के ऊपर हमारे पास इस तरीके से एक पाइनस सीड आ जाता है। इस सीड के बिल्कुल बाहर पे जो है वो सीड कोट होगा, जिसकी आउटर लेयर जो है वो हम कह सकते हैं कि सीड कोट काफ़ी थिक होता है। उसके अंदर पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो कॉटिलेडन्स है, और आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉटिलेडन्स जो है वो मैंने शो किए हैं। और इन कॉटिलेडन्स के अंदर ही छोटा सा प्लोम्यूल छुपा होगा, जो कि हमने लास्ट टाइम भी सीखा था कि वो जो प्लोम्यूल है वो आगे चल के स्टेम बनाता है। इसके जो इर्द गिर्द वाले जो न्यूसेलस टिश्यू हैं वो स्टोरेज टिश्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। और इन कॉटिलेडन्स के जो नीचे वाला हिस्सा है उसको आप हाइपोकोटाइल कहते हैं। हाइपोकोटाइल के नीचे वाला जो हिस्सा है इसको रेडिकल कहते हैं, और रेडिकल जो है वो माइक्रोपाइल साइड के ऊपर होता है। रेडिकल बाद में जो है वो जब ग्रो करेगा, जब इस सीड को बोया जाएगा ज़मीन के अंदर, तो इस रेडिकल से जो है वो रूट बन जाएगी। और उसके साथ साथ एक बिल्कुल छोटी सी जो है वो आप कह सकते हैं कि मेम्ब्रेन है या जो लेयर है वो मौजूद होती है, जिसको आप पेरिस्पर्म कहते हैं। ये जो पेरिस्पर्म है ये भी न्यूट्रिशन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा पाइनस का जो है वो सीड का स्ट्रक्चर है। अब ये जो सारी बातें हमने डायग्राम के अंदर सीखी हैं, इनकी जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। तो इसको एक दफ़ा क्विकली जो है वो हम रिव्यू कर लेते हैं। जो सारी बातें हैं कि जो फीमेल कोन है वो स्केल लीव्स के एक्सिस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं और विंटर के अंदर प्रोड्यूस होंगी, और पोलिनेशन के लिए ये स्प्रिंग तक रेडी हो जाती हैं। ठीक है, ये सारी एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। जो फीमेल कोन होते हैं उसमें सेंट्रल एक्सिस होते हैं, दो तरह के स्केल्स होते हैं या लीव्स आप कह सकते हैं, एक ब्रैक्ट स्केल्स और दूसरे जो है वो अव्यूलिफेरस स्केल्स होते हैं। अव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर प्रोजेक्शन जो होती है उसको हम अम्बो कहते हैं, ये भी हम डायग्राम के अंदर सीख चुके हैं। हर ओव्यूलिफेरस स्केल के ऊपर जो है वो दो ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है, उनके अंदर न्यूसेलर टिश्यू होगा, और उस तरीके से हम पढ़ चुके हैं कि एक न्यूसेलर टिश्यू में से एक सेल जो है वो फिर कन्वर्ट हो जाता है इनटू मेगास्पोर मदर सेल, और उसके बाद वो सारी डिवीजन का प्रोसेस शुरू होता है और आगे जो है वो चेंजेस चलती जाती हैं। उसके बाद किस तरीके से फीमेल प्रोथैलस बनता है या गमीटोफाइट बनता है, ये भी हमने चीज़ें सीखी हैं कि अंदर 3 आर्चिगोनिया बनता है, उसमें एक छोटी सी नेक होती है और साथ में लार्ज वेंटर जो है वो उसके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम डायग्राम के अंदर सीख चुके हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं। मेल कोन का स्ट्रक्चर भी हमने देखा है कि सेंट्रल एक्सिस है और उसके इर्द गिर्द जो है वो स्पायरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं, जो जिनको स्टेमन भी कह सकते हैं। उनके जो नीचे है वो माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होंगे और उनके अंदर माइक्रोस्पोर्स होते हैं। ठीक है, और इनके जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनके साथ जो है वो विंग्स भी होते हैं जो कि इनको डिस्पर्सल के अंदर हेल्प करते हैं। फिर एक माइक्रोस्पोरेंजियम कैसे बनता है उसकी सारी यहाँ पर जो वो स्टोरी लिखी हुई है, जो कि हम डायग्राम के अंदर सीख चुके हैं कि दो सेल्स बनेंगे, एक आउटर वाल इनिशियल सेल और एक इनर आर्चिस्पोरियल सेल। आउटर वाल इनिशियल सेल जो है वो पूरी बाहर वाली लेयर बना देगा, जबकि आर्चिस्पोरियल सेल्स से टेप्टम भी बननी है और माइक्रोस्पोर मदर सेल्स भी बनने हैं। फिर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक माइक्रोस्पोर मतलब कि चार जो है वो माइक्रोस्पोर बन जाएंगे, और हर माइक्रोस्पोर का हम स्ट्रक्चर देख चुके हैं कि दो विंग्स होते हैं और साथ में उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट होती है, जिसमें प्रोथीलियल सेल्स, एंथ्रीडियल सेल्स, जनरेटिव सेल्स, स्टार्क सेल, ट्यूब सेल्स, ये सारी हम डायग्राम के अंदर बातें जो है वो पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो मेल प्रोथैलस भी हमने पढ़ ली। पोलिनेशन के अंदर याद रखिएगा कि किस तरीके से एक जो मेल पोलन है वो फीमेल गेमिटोफाइट तक पहुंच जाता है। तो इनमें एक एक तरह की अडाप्टेशन है कि ये जो फीमेल कौन होती है, ठीक है,
इसका जो माइक्रोपाइलर एंड होता है वहाँ पर थोड़ा सा म्यूसिलेज प्रोड्यूस होता है, एक चिपचिपी सी सक्रीशन प्रोड्यूस होती है कि जैसे ही हवा चलती है और वो सीज़न होता है जर्मिनेशन का, तो वो जो पोलन ग्रेन है वो वहाँ पर आकर अटक जाते हैं। और वो जो म्यूसिलेज सक्रीशन होती है वो एक तरह से इनको मैसेज भी देती है, जिसकी वजह से वो जो पोलन ट्यूब है वो बनना शुरू हो जाती है। और उसके बाद जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी तो बाद में फिर एम्ब्रियो और सीड बनना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो है वो बनते हैं, तो डैट्स वाई इसको हम पोली एम्ब्रियोनी भी कहते हैं। लेकिन सिर्फ एक ही एम्ब्रियो जो है वो मैच्योरिटी तक पहुंच सकता है, बाकी जो एम्ब्रियो हैं वो अबॉर्ट हो जाते हैं। तो इसके हवाले से आपने याद रखना है। तो इसमें जो तीन तरह की लेयर्स बनती हैं उसके हवाले से भी जिक्र है कि जो सबसे नीचे वाला होता है उसको हम एम्ब्रियोनल सेल्स कहते हैं, जो बाद में चल के अलग अलग हो जाता है और कॉटिलेडन्स के अंदर कन्वर्ट होता है। ये भी डायग्राम के अंदर हम सीख कर आए हैं। उससे ऊपर जो है वो सस्पेंसर सेल्स होते हैं, और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है वो रोजेट सेल्स होते हैं। ठीक है। और उस सीड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद है वो यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ है, डायग्राम के अंदर भी पढ़ा है कि जी उसके अंदर प्लोम्यूल होगी, रेडिकल होगी, एंडोस्पर्म होती है, पेरिस्पर्म होती है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है वो मेंशन की गई है। और यहाँ पर जो लास्ट बात लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि जैसे ही सीज़न आता है सीड डिस्पर्सल का, जो जो फीमेल कोन है उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ताकि उसके अंदर से जो सीड्स हैं वो आसानी से जो है वो हवा की मदद से जो है वो वहाँ से डिस्पर्स हो सके। और ये तभी मुमकिन होगा कि जब हम एक फ़ीमेल कोन को या मेल कोन को ऑब्ज़र्व करेंगे। आई थिंक सो कि हमारी जो लैब है कॉलेज की, वहाँ पर ये कोन्स पड़ी होंगी, तो हम इंशाल्लाह इसको क्लास के अंदर भी ऑब्ज़र्व करेंगे। लास्ट के ऊपर जर्मिनेशन ऑफ सीड है। और ये इसी तरीके से कि जब हम सीड लगाएंगे तो उसमें से जो रेडिकल है जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है उससे प्राइमरी रूट बन जाती है। हाइपोकोटाइल जब वो इलोंगेट होकर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है और फिर बाद में बिल्कुल स्ट्रेट होकर प्लोम्यूल को बाहर निकाल देती है सॉइल से। और वो जो प्लोम्यूल है और जो कोटिलेडन्स हैं वो बाद में जो है वो ग्रो करते रहते हैं। और इस तरीके से इसका जो आउटर कवर होता है जिसको हम टेस्टा कहते हैं वो भी उसके साथ ही ज़मीन से बाहर आ जाता है, जो कि बाद में उतर जाता है। और इस तरह चलते चलते जो प्लोम्यूल है वो सबसे पहले जो मेन शूट बनाती है। तो इस तरीके से हमने ये सारा पाइनस का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। कब सिंपल है? जब आप इसको डायग्राम्स के साथ जो वो याद करेंगे। ठीक है। बाकी इसके हवाले से कोई भी आपको क्वेश्चन होगा तो इंशाल्लाह हम उसकी लाजमी डिस्कशन करेंगे। तो मेरी तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।